नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में अतीक फैमिली को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने रद्द की अतीक के बेटे अली की जमानत याचिका। उमेश हत्याकांड में अतीक फैमिली का नाम आने पर अर्जी को खारिज कर दिया गया है। अतीक और उसके परिवार को लेकर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। अतीक के बेटे को जमानत देने से समाज के लोग डरेंगे। अतीक के बेटे को बेल पर जेल से छोड़ना समाज के लिए खतरा है। उमेश पाल शूटआउट बेहद खतरनाक और जघन्य हत्याकांड। और मोहम्मद मोइन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मोइन, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, प्रयागराज में पिछले हफ्ते जो चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस हुआ था, उसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, खासकर अतीक अहमद और उसके परिवार के बारे में। दरअसल अतीक अहमद के दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद, जो कि इन दिनों प्रयागराज जेल में बंद है, उसकी जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। उस जमानत अर्जी को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और जो उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद के पूरे परिवार का नाम सामने आया है, उसी के आधार पर जमानत अर्जी को खारिज किया है। अदालत ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि ये जो शूटआउट केस है वो बेहद खतरनाक और बेहद जघन्य केस है। और इसके साथ साथ जो है तल्ख टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि जो अतीक अहमद है, वो अतीक अहमद का बेटा अली अहमद, जिसकी जमानत अर्जी खारिज की गई है, उसको अगर जेल से रिहा किया जाता है तो सिर्फ गवाह ही प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि जो समाज में रह रहे लोग हैं वो डरेंगे। वो समाज के लिए खतरा वो पैदा कर सकता है। अब कोर्ट ने यह भी कहा है कि माफिया अतीक अहमद जो है, अतीक अहमद माफिया है, उसके खिलाफ 100 से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हैं और जो बेटा अली अहमद है वो भी माफिया बनने की राह पर है। इसी आधार पर और इन्हीं तल्ख टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि माफिया अतीक अहमद और उसके पूरे परिवार के लिए जो है एक बड़ा झटका है और लगातार झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। जी, चलिए, धन्यवाद मोइन तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही थी, अतीक के बेटे की बेल छोड़ने पर समाज के लिए खतरा है, ये कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई है। तो प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि पुलिस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर्स की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है और इसी कड़ी में चित्रकूट पुलिस ने प्रयागराज जाने वाले सभी रास्तों पर सशस्त्र बलों की तैनाती कर दी है। यहां से गुजरने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस को ये आशंका है कि उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर चित्रकूट से प्रयागराज या फिर प्रयागराज से चित्रकूट होते हुए दूसरी जगह पर जाने के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसीलिए इन रास्तों पर निगरानी बढ़ती जा रही है। तो उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने अतीक के गुर्गे सफदर अली के मकान को बुलडोजर से गिरा दिया। आपको ये भी बता दें कि सफदर की जानसेनगंज चौराहे पर बंदूक की दुकान है और पुलिस को आशंका है कि यहीं से हत्याकांड में इस्तेमाल बंदूकें खरीदी गई। बताया ये भी जा रहा है कि अतीक के गुर्गे कई बार इस गन हाउस पर पहुंचे। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक के गुर्गे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अतीक के बेटे अली के साथ मिलकर रंगदारी मांगने का मामला है। रंगदारी मांगने में नामजद तालिब की जमानत को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने तालिब को ट्रायल में सहयोग का निर्देश दिया है। दिसंबर 2021 में अतीक के बेटे और उसके साथियों पर दर्ज हुआ था केस। अतीक के रिश्तेदार जीशान ने केस दर्ज करवाया था। जीशान ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। तो रंगदारी मांगने के इस पूरे मामले में ये बड़ी राहत मिली है अतीक के गुर्गे को। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अतीक के रिश्तेदार जीशान ने पूरा मामला दर्ज करवाया था। 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। अब खबर रामपुर से है। सपा नेता आजम खान पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आजम खान पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट में गैर हाजिर रहने पर यह जुर्माना लगाया गया है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला है। कोर्ट ने मामले में अगली तारीख 14 मार्च तय की है और लगातार कोर्ट में गैर हाजिर चल रहे हैं आजम खान। तो जुर्माना लगाया गया है आजम खान पर। कोर्ट ने 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। लगातार गैर हाजिर रहने पर कोर्ट की तरफ से ये जुर्माना लगाया गया है। और अब खबर सहारनपुर से है। खनन माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एसएसपी के नेतृत्व में हाजी इकबाल के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। भगोड़े खनन माफिया हाजी इकबाल के परिजनों के पासपोर्ट को जब्त कर लिया है। पत्नी फरीदा बेगम, भाई महमूद अली के पासपोर्ट जब्त हुए हैं। तीनों बेटे वाजिद अली, आलिशान, अफजाल के पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए हैं।
तो एसएसपी के नेतृत्व में हाजी इकबाल पर यह बड़ी कार्रवाई। भगोड़े खनन माफिया हाजी इकबाल के परिजनों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां पूर्व विधायक असलम चौधरी को सजा हुई है। असलम चौधरी और उनके 2 सगे भाइयों को सजा। एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। असलम चौधरी पर 10,500 का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि 2007 में मसूरी थाने में जमीन कब्जाने का केस दर्ज हुआ था। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। इसी के साथ साथ 10,000 का जुर्माना भी असलम चौधरी पर लगाया गया है। 2007 का ये मामला है। अब खबर लखनऊ से, जहां संदिग्ध आतंकी मुस्तकीम शकील को जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट से मुस्तकीम शकील को जमानत मिली है। एनआईए कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत निरस्त की थी। प्रेशर कुकर बम बनाने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है लखनऊ से, जहां संदिग्ध आतंकी मुस्तकीम और शकील को जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट से मुस्तकीम और शकील को जमानत मिली है। एनआईए कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत को निरस्त किया था और प्रेशर कुकर बम बनाने के आरोप में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। तो नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली के भाजपा दफ्तर में जश्न मनाया गया। भाजपा दफ्तर पहुंचे पीएम मोदी का जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया। भाजपा दफ्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित किया और नॉर्थ ईस्ट की जनता का धन्यवाद भी दिया। साथ ही पीएम मोदी ने विरोधियों पर भी बेहद तीखे हमले किए। हम नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बार बार नॉर्थ ईस्ट जाकर के मैंने उनके दिलों को जीता है। इन विशेष शुभचिंतक जिनके पेट में ये सोच सोच करके दर्द होता है कि बीजेपी की जीत का राज क्या है। आप अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू कीजिए और नॉर्थ ईस्ट के सभी नागरिकों का अभिनंदन कीजिए। जिन जिन के पास मोबाइल है अपनी फ्लैश चला करके, ये नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों का सम्मान है। ये नॉर्थ ईस्ट के देशभक्ति का सम्मान है। ये नॉर्थ ईस्ट का प्रगति के रास्ते पर जाने का सम्मान है। ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के सम्मान में आपने जो ये मोबाइल फोन के माध्यम से प्रकाश फैलाया है, ये प्रकाश उनके सम्मान में है, उनके गौरव में है। आपका मैं धन्यवाद करता हूं। इधर त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का जादू चला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन 6 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, उन सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। सीएम योगी ने त्रिपुरा चुनाव में 2 दिन में 6 सीटों पर प्रचार किया। इन 6 विधानसभा में बागबासा, कल्याणपुर, प्रमोद नगर, बारडोवली, फटीकराय, सूर्यमणि नगर और मजलिशपुर शामिल है। 2023 विधानसभा चुनाव में राज्य की 60 में से 32 सीटों पर भगवा परचम लहराया गया है, जबकि 1 सीट सहयोगी दल आईपीएफटी को मिली है। इधर लखनऊ में भी भाजपा दफ्तर पर जश्न मनाया गया। पूर्वोत्तर के राज्यों में भाजपा की जीत का जश्न मनाया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर आतिशबाजी की। पूर्वोत्तर में मिली जीत का किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जश्न देखने को मिला, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भाजपा प्रदेश मुख्यालय की, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी करके जश्न मनाया। तो भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 80 का लक्ष्य तय किया है और उसके लिए पार्टी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने लखनऊ में हारी हुई सीटों को लेकर मंथन किया। ये वो 14 सीटें हैं जो भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाई थी। इनमें 12 ऐसी सीटें हैं
जो भाजपा 2014 में तो जीती थी, लेकिन 2019 में उन्हें गंवा दिया। अब इन सीटों पर जीत के लिए पार्टी नए सिरे से रणनीति बना रही है। पार्टी ने लोकसभा प्रवास की योजना बनाई है, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्री प्रवास करते हैं, तो वहीं राज्य में भी क्लस्टर इंचार्ज बनाए गए हैं। पूर्वोत्तर से उत्तर प्रदेश आते हैं, यहाँ भी मिशन 80 का लक्ष्य है। 14 सीटें आप नहीं जीत पाए, उसको लेकर आज बड़ी रणनीति तैयार की आप लोगों ने। सुनील बंसल जी आए हैं, यहाँ से जाने के बाद पहली बार बड़ी बैठक उन्होंने की है। 14 सीटें जो हारी हुई है, उसको लेकर क्या रणनीति तैयार? एक लोकसभा की ऐसी सीटें जो पिछली बार नहीं जीत पाए थे देश भर में, एक पार्टी ने लोकसभा प्रवास योजना करके भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण को क्लस्टर बनाकर प्रवास करने का काम दिया। राज्य में भी हम लोगों ने क्लस्टर इंचार्ज बनाए हैं। लोकसभा में संगठनात्मक दृष्टि से हमारा जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और क्या क्या काम हम लोगों को करने हैं चुनाव तक, उन कामों को लेकर आज बैठक थी। एक सवाल ये, आप लोग तो मिशन 80 पे काम कर रहे हैं, यूपी में कैसे 80 सीटें जीते, लेकिन अखिलेश यादव तेलंगाना में थे, तीसरे मोर्चे के लिए नई रणनीति बना रहे हैं। कल सदन में भी नहीं थे, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाग लिए। ऐसी परंपरा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जब बोले तो नेता विपक्ष को या सब दलों के नेताओं को रहना चाहिए, ऐसी मुझे जानकारी पता है कुछ, लेकिन वो अपना विषय रखकर जनता के मुद्दों से भाग गए। वो सही चीज़ें सुनना नहीं चाहते। जहाँ तक विपक्षी दलों के गठबंधन का विषय है, ये प्रयोग कभी सफल नहीं। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधानसभा में चर्चा के दौरान लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। राजेश्वर सिंह ने बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का आकार इस बार बजट में 1,87,000 करोड़ रुपए का है। बसपा सरकार में तो कुल बजट ही 1 लाख करोड़ का होता था। साथ ही राजेश्वर सिंह ने पिछली सपा सरकार पर भी निशाना साधा। उत्तर प्रदेश का बजट 100 में 100 नंबर पाता है, ऐसा बजट हमारे योगी आदित्यनाथ जी लेके आए हैं। 1,87,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये ऐतिहासिक है। अगर हम इसके आंकड़े लें तो हमारी बसपा सरकार में कुल बजट 1,80,000 करोड़ का था, जितना हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में आज खर्च कर रहे हैं। सवेरे पूछा जा रहा था, चर्चा हो रही थी, हरकुलिस की चर्चा हो रही थी कि हरकुलिस कहाँ है, हरकुलिस लैंड किया। हरकुलिस जो है, बताना चाहूंगा चाहता महोदया, डेमी गॉड है ग्रीक के 2500 साल पहले, जिन्होंने जो आकाश के पुत्र माने जाते हैं, जिन्होंने राक्षसों का वध किया। आज के हरकुलिस हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो आतंकवाद का, भ्रष्टाचार का वध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जल से उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मोस बन रहा है, जो ब्रह्मोस 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है वर्ल्ड का, वो बन रहा है हमारे यहाँ। और इनके यहाँ क्या बनता था? सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जहाँ माफियाओं की ट्रेनिंग होती थी, चाहे गाजीपुर हो, चाहे रामपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो। और अब लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें तो कल विधानसभा में लगेगी अदालत। कटघरे में होंगे 6 पुलिसकर्मी और सदन करेगा सुनवाई। विशेष अधिकार हनन, सदन की अवमानना का मामला है। 2004 के एक मामले की विधानसभा में सुनवाई होगी। पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई तो जेल भी भेजा जा सकता है। तो कल विधानसभा में अदालत लगेगी। कटघरे में 6 पुलिसकर्मी होंगे और सदन सुनवाई करेगा। आपको ये भी बता दें कि विशेष अधिकार हनन, सदन की अवमानना का ये पूरा मामला है। 2004 के एक मामले में विधानसभा में सुनवाई होगी और पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई तो जेल भी भेजा जा सकता है। तो कल विधानसभा में ये अदालत लगेगी। और शैलेश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, कल विधानसभा में अदालत लगने वाली है, क्या जानकारी है इसे लेकर? और आयुषी, देखिए, विधानसभा में ये नजारा 1962 के बाद देखने को मिलेगा, जब विधानसभा सदन के अंदर एक कटघरा होगा और उसमें 6 पुलिस वाले मौजूद होंगे, जिनके ऊपर सुनवाई की जाएगी। और ये मामला जो है वो है 2004 का, जब सपा की सरकार हुआ करती थी। बिजली कटौती के मामले को लेकर सतीश महाना उस समय धरने पर बैठे थे, जो वही सतीश महाना जो वर्तमान में यूपी की विधानसभा के अध्यक्ष है, यानी विधानसभा अध्यक्ष है, वो उस समय कानपुर में एक धरने पर बैठे थे बिजली कटौती के मामले को लेकर। और उसके बाद में जब वहां के डीएम के पास वो जाते हैं तो उन लोग का आपस में कुछ विवाद होता है, जिसके बाद सतीश महाना जी वही धरने पर बैठ जाते हैं और पार्टी ये फैसला लेती है, भाजपा के सभी विधानसभाओं से जुलूस में जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो समर्थन के लिए पहुंचेंगे उनके पास। और जब ऐसा हो रहा था तो उस समय
भाजपा से विधायक रहे सलील बिश्नोई जब वहां पर जा रहे थे तो लाठीचार्ज हो जाता है, जिसमें उनका पैर भी टूट जाता है, उन्हें कई महीने बेड पर रहना पड़ता है। और इस मामले को उन्होंने सदन में उठाया था 2004 में। अक्टूबर 2004 में पूरे मामले को लेकर सदन में विशेषाधिकार हनन का मामला आया, इसके बाद सदन की अवमानना का भी मामला आया। 1.5 साल तक देखिए सुनवाई भी चली, लेकिन ये पाया गया, जैसा हमारी देखिए इस मामले को लेकर सलील बिश्नोई जी से उन्होंने बताया कि 1.5 साल की जो सुनवाई थी उसके बाद ये पाया गया कि जो 6 पुलिसकर्मी थे वो इसमें दोषी पाए गए थे। लेकिन जिस समय मामला हुआ सपा की सरकार थी, उसके बाद बसपा की सरकार हो गई। दोषी पाए जाने के बाद भी इन लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनको कोई सजा नहीं सुनाई गई। अब वो मामला 2004 के बाद कल इस मामले को उठाया जाएगा सदन में, पूरी विधानसभा बैठी होगी, जब सुनवाई करेगी और अगर सजा हुई तो इन्हें जेल भेजा जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी ने सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवारी की अटकलों पर विराम लगा दिया है। मेनका गांधी ने कहा कि वो भाजपा में हैं और भाजपा में ही रहेंगी। अगर पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया तो वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगी। मेनका गांधी ने सुल्तानपुर दौरे के तीसरे और आखिरी दिन पुरेभार विकास खंड मुख्यालय पर 3053 लाभार्थियों को पीएम आवास के प्रमाण पत्र भी सौंपे। मैं बीजेपी में हूँ और रहूँगी और ये पार्टी के ऊपर है कि वो मुझे टिकट दे या ना दे। मैं बीजेपी में हूँ और रहूँगी और ये पार्टी के ऊपर है कि वो मुझे टिकट दे या ना दे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।